नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का युग प्रत्यक्ष कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपन आज जो है राजस्थान के इतिहास, आधुनिक इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका किसी भी या एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो आरपीएससी से संबंधित हो, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित हो, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आपको एक आधा देखने को मिल जाता है। टॉपिक भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपन आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से एग्जाम से पूर्व भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, अपन जो है आज चर्चा करेंगे आधुनिक राजस्थान का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति भारत में भी हुई थी और उसका प्रभाव जो है राजस्थान में भी पड़ा था। इसी संदर्भ में अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति के, और 1857 की क्रांति के अंदर अपन क्या क्या बात करने वाले हैं उसका एक बार मैं जो है आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ, एक चार्ट बना देता हूँ। इसके तहत अपन जो है धीरे धीरे आगे की जो क्लासें हैं उसमें उन टॉपिकों के ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा इसका परिचय परिचय जो है ये महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो 1857 की क्रांति से संबंधित हो, चाहे वो किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हो। सब चीज का किसी न किसी जो पढ़ते हैं अपन, उसका परिचय अपने लिए महत्वपूर्ण है। परिचय अपन समझ लेते हैं तो आगे की बातें समझने में अपने को आसानी होती है। फिर अपन देखेंगे इस क्रांति के कारण क्या थे। भाई, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई उसके कारण क्या क्या रहे, उन कारणों के ऊपर भी अपन जो है चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के कारण, चलो सही हो गया है। कारण के बाद जो है अपन इस 1857 की क्रांति का जो प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। भाई, इसका जो प्रसार है राजस्थान में कहाँ कहाँ पर हुआ था। देखिए, प्रसार में भी अपन बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके बाद अपन जो है इसके 1857 की क्रांति के प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा, या अपन कह सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इस 1857 की क्रांति का महत्व क्या निकला, इसका प्रभाव क्या पड़े थे। और इसके बाद में इन चारों टॉपिकों को पढ़ने के बाद में अगर अपने कोई प्रश्न, ऐसा कोई तथ्य छूट जाता है तो अपन वो विविध तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य एक हेडिंग डाल के उसमें अपन उसको कवर कर लेंगे। देखिए, परिचय में क्या पढ़ेंगे अपन, परिचय में पढ़ेंगे कि 1857 से पूर्व राजस्थान का प्रशासन कैसा था। राजस्थान का प्रशासन कैसा था 1857 की क्रांति से पूर्व, राजस्थान का जो है प्रशासन कैसा था। जब प्रशासन की चर्चा करेंगे तो सीधे इसके साथ साथ जो है अपन सुरक्षा व्यवस्था की भी चर्चा कर लेंगे कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। कारणों में देखेंगे अपन कि भाई जो राजनीतिक कारण थे वो कौन कौन से थे। राजनीतिक कारण एक पढ़ेंगे अपन, धार्मिक कारण कौन कौन से थे, धार्मिक कारण, और इसके साथ पढ़ेंगे अपन एक तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजन थे इसके, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसका प्रसार, जो 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई उसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। देखिए, इसका प्रसार जो है मुख्यतः दो जगह हुआ था। इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ देखिएगा। इसका जो प्रसार है एक तो रियासतों में हुआ, रियासतों में कि कौन कौन सी रियासतों में 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाएं घटित हुई, उस समय वहां का शासक कौन था, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वहां पर क्रांति का नेतृत्व करने वाले सैनिक कौन कौन थे। और इसके बाद जो है सैनिक छावनियां, सैनिक छावनियां, छावनियां, इन छावनियों में क्रांति का प्रसार कैसे हुआ इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है इसके प्रभाव और इसके महत्व और विविध तथ्यों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसी के साथ अपन जो है 1857 की क्रांति को पूरा करने वाले हैं। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। ये जो क्लास होगी
अपन धीरे धीरे जो है इसके टर्स्टाउन की क्रांति से संबंधित लगभग मेरे हिसाब से 3-4 क्लासेज होगी, और 3-4 क्लासेज में अपन जो इसका पूरे को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अपन आज परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है इसका परिचय। आप सभी अगर साथ में लिख रहे हो तो पेन कॉपी साथ में रखिएगा और नोट करते जाइएगा। मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने को जो सिलेबस है अपना राजस्थान की क्रांति, राजस्थान के इतिहास से संबंधित, इसके बाद अपन जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र, संघ संगठन, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अपन अच्छे से पढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए आप सभी पहला टॉपिक डाल दीजिए इसका परिचय। परिचय मैं हर चीज बोर्ड पे नोट करूंगा, आप भी साथ साथ में नोटबुक में नोट करते जाइएगा जो चीज मैं यहाँ पे नोट करूंगा। परिचय में क्या पढ़ेंगे? परिचय में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति से पूर्व, 1857 की क्रांति से पूर्व प्रशासन, क्रांति से पूर्व प्रशासन, ठीक है। ऐसा करके आप एक हेडिंग डाल सकते हो परिचय के अंदर। 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान का प्रशासन कैसा था। देखिए विद्यार्थियों, आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने संपूर्ण भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। बंगाल से लेकर मद्रास से लेकर इधर पंजाब वाला क्षेत्र, सारे के सारे क्षेत्र को जो है अपने अधीन ले लिया था। और वो राजपूताने के ऊपर भी अधिकार करने के लिए आए थे। लेकिन राजपूताने में जो है राजस्थान में उनकी स्थिति अलग थी। यहाँ पर बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राजधानियाँ थी, अलग अलग स्टेट थे, सबके अलग नियम कानून थे, सबके अलग अलग ध्वज थे। इसलिए अंग्रेज यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं कर सके और उन्होंने यहाँ पर राजस्थान के राजाओं के साथ संधियाँ की, उनसे दोस्ती की। तो इस चीज को अपन नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी लिख सकते हैं अपन, ईस्ट इंडिया कंपनी। सॉरी, एक पहले अपन दूसरी चीज लिख लेते हैं इसमें। राजस्थान में बहुत से राज्य थे, बहुत से राज्य थे। हर राज्य की अपनी शासन व्यवस्था थी, अपनी शासन व्यवस्था थी। प्रत्येक राज्य का अलग अलग शासक था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को राजपूताने पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर अलग अलग राजा थे, अलग अलग राजधानियाँ थी, अलग अलग राज्य थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर सकी, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकी। ये बात भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्यक्ष नियंत्रण करने में जो मुश्किल हो रही थी, इसलिए आगे अपन अलग लाइन से लिखेंगे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूताने के शासकों
के साथ संधियां की, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलो, इसके बाद देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब यहाँ पर संधियां की गई राजाओं के साथ, तो उन संधियों में क्या क्या हुआ देखिए। संधियां भी अपने यहाँ पर दो प्रकार की संधियां की गई थी, एक सहायक संधियां थी और एक आश्रित जो अधीनस्थ संधि थी। दो प्रकार की संधियां थी, देखिए मैं समझा देता हूं। जो सहायक संधियां थी, सहायक संधियां या सहायक संधि, और एक थी अपने आश्रित संधि, आश्रित संधि। इस आश्रित संधि को अपन पृथक्करण अधीनस्थ संधि भी कहते हैं। अधीनस्थ संधि, पृथक्करण अधीनस्थ संधि, ठीक है। देखिए, सहायक संधियां जो हुई थी ये 1803 में, और आश्रित संधियां ये हुई थी 1817-18 में। दोनों का जो सन है वो याद रखना। सहायक संधियां कब हुई थी, आश्रित या अधीनस्थ संधियां कब हुई थी, वो दोनों सन 1803 और 1817 और 18 के संदर्भ में अपने को ध्यान रखना है। 1803 में जो सहायक संधियां करने वाली दो रियासतें मुख्यतः आपको याद रखनी है, एक भरतपुर थी और एक अलवर थी। भरतपुर और अलवर, ये दोनों जो रियासतें हैं 1803 में संधियां कर लेती हैं। भरतपुर करती हैं सितंबर 1803 और ये नवंबर 1803। ये 14 नवंबर है यहाँ पर और यहाँ 11 सितंबर है। ये दोनों सन तिथियों सहित आपको याद रखने हैं कि भरतपुर और अलवर ने जो है अंग्रेजों के साथ संधियां कब कब की थी। इसके बाद ये अधीनस्थ संधियां करने वाली जो रियासतें थी उनमें कौन कौन थी देखिए। सबसे पहले जो अगर अधीनस्थ संधि करने वाला अगर कोई रियासत थी वो करौली थी। करौली के बाद कोटा, और कुछ किताबों में अपने को तीसरे नंबर पे टोंक भी मिल जाता है। तो ये तीनों रियासतें मुख्यतः आपको याद रखनी है। इन तीनों रियासतों ने जो है 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या कर ली थी, संधियां कर ली थी, ये अधीनस्थ संधि कर ली थी। बाकी जो राजस्थान की दूसरी सभी रियासतें बची, यहां लिख देता हूं मैं, बची हुई है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बची हुई। तो दूसरी जो बची हुई सभी रियासतें थी उन्होंने 1818 ईस्वी में क्या कर ली थी, संधियां। हालांकि एक ध्यान रखना, करौली जो सिरोही नामक रियासत है, वो सिरोही नामक रियासत अपने संधि करती है 1823 में। सिरोही के शिव सिंह जी, और वो संधि करते हैं अपने 1823 में। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से राजस्थान की जो रियासतें हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की, उसके बाद उन्होंने अधीनस्थ संधियां की। सहायक संधियां किस किस रियासत ने की, कब कब की, अधीनस्थ संधियां कौन कौन सी रियासत ने और कब कब की थी। सहायक संधियां जब हुई थी इस समय अपने राजस्थान, भारत का जो गवर्नर जनरल था, सॉरी राजस्थान नहीं, भारत का गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड वेलेजली। ये लॉर्ड वेलेजली सहायक संधियों के समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। जबकि ये पृथक्करण वाली जो संधियां हैं इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उनका भी नाम याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है, इसके समय राजस्थान की इन रियासतों ने अधीनस्थ पृथक्करण की सहायक संधियां की थी। ये बात भी आप ध्यान रखना, ये सहायक संधियां हैं, ये आश्रित और अधीनस्थ संधियां हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको अपनी लैंग्वेज में सेट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते। देख, जब संधियां हुई, अब राजाओं के साथ यहाँ संधियां हो रही, तो संधियों की कुछ शर्तें होगी, संधि होगी तो कुछ उसकी शर्तें भी होगी। तो इसकी शर्तों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि अंग्रेजों और राजा महाराजा के मध्य जो संधियां हुई थी उनकी शर्तें क्या क्या थी। तो मुख्यतः अपने को 3-4 शर्तें याद रखनी है। कौन कौन सी है मैं आप यहाँ पर नोट करवा देता हूँ आपको। देखिए,
पहली शर्त क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों की बाह्य सुरक्षा करेगी, जिसके बदले रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी को खिराज, एक तरह से ये क्या है, कर, टैक्स, खिराज देगी। पहली शर्त तो ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रियासतों की बाह्य सुरक्षा का जिम्मा लेती, और बाह्य सुरक्षा जो है रियासतों की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके बदले रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी को खिराज देगी या टैक्स देगी। दूसरी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरी शर्त ये थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राजस्थान की रियासतों के जो आंतरिक मामले हैं, इंटरनल मैटर हैं, उनके अंदर हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरी शर्त ये थी, ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित रियासत में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहा गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो संबंधित रियासत में एक अपना एक मान सकते हो कि दूत कह सकते हो, या अपना एक एजेंट नियुक्त करेगी, क्योंकि वो राजनीतिक बातें करेगा रियासत और अंग्रेजों के मध्य, इसलिए उस व्यक्ति का जो पद नाम है वो कर दिया गया था पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख जो है इन शर्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजाओं की संधियां हुई थी 1817 और 18 की, उनकी मुख्यतः ये शर्तें थी। इन शर्तों के बाद क्या हुआ देखिए, जब ये संधियां हो रही थी या संधियों के दरमियान या संधियों के जस्ट बाद, अपन देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहां पर राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी थी, और उस राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है वो पहले अपन कह सकते हैं कि दिल्ली रखा गया, और उस राजपुताना रेजिडेंसी का पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। उस डेविड ऑक्टरलोनी को उसका मुख्य जो प्रमुख बनाया गया। हालांकि बाद में 1832 में इसका मुख्यालय दिल्ली से स्थानांतरित करके अजमेर ले आते हैं। अजमेर के बाद अपन पढ़ते हैं उसमें कि अंग्रेजों को गर्मी से परेशानी होती थी, इसलिए गर्मी से परेशान होकर अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय 1845 ईस्वी में माउंट आबू कर दिया था, और 1864 ईस्वी में 6 महीनों की ऐसी व्यवस्था की कि गर्मी आते ही तो वो माउंट आबू चले जाएंगे और सर्दी आते ही वो कहाँ जाएंगे? अजमेर। इस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यवस्था की थी। और जो उस राजपुताना रेजिडेंसी है उसका कार्यालय जब अजमेर किया गया तो उस रेजिडेंट फॉर राजपुताना पद नाम था, उसका नाम चेंज करके एजीजी कर दिया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्योंकि वो गवर्नर जनरल जो भारत का था उसका एक एजेंट था, इसलिए उसका नाम हो गया एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इसके बाद अपन देखते हैं कि उस गवर्नर जनरल के अंतर्गत राजपुताने का 3,30,330 वर्ग किलोमीटर का एरिया रखा गया था। इस प्रकार राजपुताने का पहला एजीजी कोई बना था तो उसका नाम भी याद रखना, वो था अपने मिस्टर लोकेट, मिस्टर अब्राहम लोकेट। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय कौन था एजीजी? उसका नाम भी याद रखना, जॉर्ज पेड्रिक लॉरेंस।
ठीक है, तो ये बातें अपन लिख लेते हैं, आप भी नोट कर लेना इन चीजों को। देखिए यहाँ लिखते हैं अपन 1817-18 में अंग्रेजों ने राजपूताने पर नियंत्रण हेतु राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? उस समय इसका मुख्यालय रखा गया था दिल्ली। इसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया। देखिए राजस्थान पे नियंत्रण करना है और मुख्यालय दिल्ली हो तो वहां से प्रत्यक्ष नियंत्रण करना असंभव हो जाता है, और राजस्थान में जो है अंग्रेजों की पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसलिए 1832 तक आते आते अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अपन राजस्थान से बाहर रहकर राजस्थान पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने 1832 ईस्वी में, कब? 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों ने अपना जो मुख्यालय था उसको क्या कर दिया? स्थानांतरित करके अजमेर ले आए। तो ये बात लिख देते हैं अपन, 1832 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद जो ये राजपूताना रेजिडेंसी है इसका मुख्यालय जब यहाँ अजमेर किया गया तो इसका प्रमुख जो है उसका पद नाम भी चेंज कर दिया गया। इसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने? देखिए 1832 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया और राजपूताना एजेंसी का प्रमुख एजीजी को बनाया। देखिए जब यहाँ पर अजमेर स्थानांतरित किया गया इसका मुख्यालय, तब यहाँ इसका जो प्रमुख है वो पद नाम क्या हो गया था? एजीजी हो गया। लेकिन इससे पहले क्या था वो बात भी अपन लिख लेते हैं नोट करके, वो बात अपन यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट कर देना आप भी, और उसमें लिखना राजस्थान का प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना पद पर डेविड ऑक्ट्रलोनी को नियुक्त किया। ये बात भी ध्यान रखना कि जब इस राजपूताना रेजिडेंसी है इसका मुख्यालय दिल्ली था, तब रेजिडेंट फॉर राजपूताना, पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना डेविड ऑक्ट्रलोनी। प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान या राजपूताना का फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था? पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था? तो वो था डेविड ऑक्ट्रलोनी। और इसका मुख्यालय उस समय कहाँ था? उस समय यहाँ पे दिल्ली था। 1832 में इसका मुख्यालय जो है अजमेर कर दिया, और इसका जो पद नाम है वो चेंज कर दिया। जो ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना है इसका पद नाम क्या कर दिया? एजीजी। और एजी जो है अपने राजस्थान का पहला एजीजी कौन था उसके बारे में अपन जस्ट अगली स्लाइड में बात करते हैं। तब तक आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं। चलो
इसके बाद देखिए अपने राजस्थान का पहला एजीजी किसको बनाया गया उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान का पहला एजीजी, इसके बाद राजस्थान का जो पहला एजीजी उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिख लेते हैं अपन, राजपूताने का पहला एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मिस्टर अब्राहम लोकेट को बनाया गया। ये बात भी आप नोट करते जाना साथ साथ कि राजस्थान या राजपूताना का पहला एजीजी किसे बनाया गया था। अब अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के समय राजपूताने का एजीजी जॉर्ज पेड्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी जॉर्ज पेड्रिक लॉरेंस को बनाया गया। ये दोनों बातें ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था, जॉर्ज पेड्रिक लॉरेंस था, जबकि पहला जो एजीजी है वो कौन था, मिस्टर अब्राहम लोकेट। ठीक है, मिस्टर अब्राहम लोकेट कब बनाया गया था, 1832 में, जब इसका मुख्यालय कहाँ किया गया, अजमेर में। और 1857 की क्रांति के समय जो है इस राजपूताना का जो एजीजी है वो कौन था, अपने जॉर्ज पेड्रिक लॉरेंस। इसके बाद देखिए क्योंकि ये एजीजी गवर्नर जनरल का एजेंट होता था इसलिए इसका नाम एजेंट टू गवर्नर जनरल था। इसके अंतर्गत इस एजीजी के अधीन कितना एरिया आता था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते थोड़ी सी। एजीजी के अधीन राजपूताने का 3,30,330 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखा गया। भाई इस एजीजी के अधीन राजपूताने का कितना वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके अधीन आता था, तो वो आता था अपने 3,30,330 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता था। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार आपको ब्रीफ में वापस बता देता हूँ अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है ताकि आपको भी सही आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अपन ने पहले तो ये चार्ट बनाया था और इस चार्ट में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा की। इसके बाद जो है इसके परिचय के बारे में पढ़ा कि 1857 की क्रांति से पूर्व राजस्थान का प्रशासन कैसा था। राजस्थान में बहुत से राज्य और हर राज्य के अलग अलग राजा थे, अलग राजधानियाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर सकती थी। और इसके बाद उन्होंने संधियाँ की, 1803 में संधियाँ किन ने की, 1818-17 में संधियाँ किसने की, और संधियों की शर्तें क्या थी उनके बारे में अपन ने चर्चा की। और इसके बाद जो है यहाँ पर एजीजी वाले पद के बारे में बात की अपन ने। पहले तो रेजिडेंट फॉर राजपूताना, और राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय दिल्ली। इसके बाद 1832 में अजमेर, और इसके बाद जो है अपन आगे बात की थी। देखिए अब इस एजीजी पद जो है इसके बारे में इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया था। हालांकि अजमेर जो है अंग्रेजों के लिए अनुकूल नहीं था, वहाँ की जो जलवायु है अंग्रेजों के लिए अनुकूल नहीं थी। तो वहाँ क्या हुआ, देखिए जब अजमेर की जलवायु अनुकूल नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको एक मैप के जरिए समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, देखिए राजस्थान, और इस राजस्थान में भी सेंटर में यहाँ पर अपना जो अजमेर पड़ता है। अजमेर में गर्मी ज़्यादा है और गर्मी या गर्म जलवायु अंग्रेजों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय अजमेर से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, यहाँ पे एक सिरोही में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, और इस माउंट आबू में इनका मुख्यालय कर दिया। माउंट आबू में जब इनका मुख्यालय किया गया, हालांकि फिर वही समस्या आई, जब दिल्ली थे तो राजस्थान,
पूरा कंट्रोल से बाहर था, एक तरफ मुख्यालय और एक तरफ पूरा क्षेत्र था। जब माउंट आबू आ गए तो भी ये एक तरफ आ गए, दूसरी जो यहाँ बैठ के आप यहाँ पे सीधा प्रशासन और अच्छा प्रशासन नहीं कर सकते हो, वही तकलीफ थी। इसलिए ये अजमेर से माउंट आबू किया गया था 1845 में। इसी दरमियान यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है। क्रांति में अंग्रेजों को सबक मिलता है कि क्रांति में अपने क्या क्या चूक हुई थी, और उसी चूक उसी डैमेज को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने 1864 ईस्वी में एक व्यवस्था की कि भाई 6 महीने वाली 6 माह का मुख्यालय। देखिए, जब सर्दी आएगी तब 6 माह यहाँ आ जाएंगे सर्दी में, और जब गर्मी आएगी तो 6 माह गर्मी के एजीजी कहाँ निकालेगा, अपने माउंट आबू में। आज भी ये व्यवस्था बनी हुई है। अपने गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय जो हैं कुछ समय के लिए अवकाश पर कहाँ जाते हैं, ये माउंट आबू, छुट्टियां मनाने के लिए माउंट आबू जाते हैं। ठीक है, हालांकि अब राजधानी जयपुर हो गई, पहले अजमेर थी अंग्रेजों के ज़माने में, इसलिए अजमेर और माउंट आबू जो है अपने यहाँ पर एजीजी के मुख्यतः सेंटर या कार्यालय हुआ करते थे। ठीक है, देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसके बाद देखिए, एजीजी ने राजपूताने पर शासन को सुचारू रूप से सही ढंग से संचालित करने के लिए पूरे राजपूताने को और बहुत सारे उपभागों में विभाजित कर दिया था। वो उपभाग कौन कौन से थे उनके बारे में भी ध्यान रखना। देखिए, मैं आपको फिर से मानचित्र के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, और इस मानचित्र में जो है अपन आसानी से समझ सकते हैं कि एजीजी ने किस प्रकार से राजपूताना या राजपूताना रेजिडेंसी जो थी, राजपूताना एजेंसी थी, उसको किस प्रकार से बहुत सारे उपभागों में विभाजित किया। देखिएगा, यहाँ पर एक उसने एजीजी ने एक रेजिडेंसी बनाई थी, इसका नाम था मेवाड़ रेजिडेंसी। कौन सी, यहाँ लिख देता हूं मैं, मेवाड़ रेजिडेंसी। मेवाड़ रेजिडेंसी, इस मेवाड़ रेजिडेंसी की जो स्थापना है वो एजीजी ने की थी 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में मेवाड़ रेजिडेंसी की स्थापना की गई, और इसकी जो राजधानी है, राजधानी, हालांकि इसकी राजधानी कुछ समय के लिए नीमच रखते हैं, लेकिन बाद में नीमच से हटाकर कहाँ कर देते हैं, उदयपुर कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत और कौन कौन सी रियासतें आती थी उनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत और कौन कौन सी रियासतें ऐसी थी जो इस मेवाड़ रेजिडेंसी के अधीन आती थी। तो उसमें अपन पढ़ते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर रियासत भी मेवाड़ रेजिडेंसी के अधीन आती थी। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत भी इस मेवाड़ रेजिडेंसी के अंतर्गत आती थी। और एक प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ भी इस मेवाड़ रेजिडेंसी के अंतर्गत आता था। देखिए, उदयपुर के शासक को 19 तोपों की सलामी थी, 19 तोपों की सलामी थी। बाकी जो 3 रियासतें हैं इनको 15-15 तोपों की सलामी थी, 15-15 तोपों की सलामी थी। इसके बाद इस मेवाड़ रेजिडेंसी में एक ठिकाना भी आता था, और उस ठिकाने को मैं इधर लिख देता हूं, कुशलगढ़। कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा में है। ये था नॉन सैल्यूट स्टेट। इसको जो या कुशलगढ़ के जो शासक थे उसको किसी भी प्रकार के तोपों की सलामी नहीं थी। तोपों की सलामी क्या होती है, जब शासक अपनी राजधानी से छोड़कर कहीं जाता है तो उसके स्वागत के लिए, उसके स्वागत, अपन अभी वर्तमान में गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, उसी प्रकार के उसके स्वागत के लिए तोपों की सलामी दी जाती है। जैसे उदयपुर का राजा जाएगा तो 19 तोपें जो है फायर करेगी, 19 तोपें जो है वहां पर लगाई जाएगी और उनको फायर किया जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाले शासक अगर कहीं जाएंगे तो वहां पर 15 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बारे में ध्यान रखना। इस मेवाड़ रेजिडेंसी में मुख्यतः इसकी राजधानी क्या थी, उदयपुर थी। और अपन पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय इस मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे, ये बात भी ध्यान रखना। शासक कौन थे, तो शासक थे स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट, तो इनमें ध्यान रखना। ये अपन पॉलिटिकल एजेंट जो है CL सावर्स, CL सावर्स,
CL सावर से। ये अपने जो है मेवाड़ रेजिडेंसी। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने मेवाड़ रेजिडेंसी, इसके बाद जोधपुर रेजिडेंसी, इसके बाद बीकानेर एजेंसी, अलवर एजेंसी, भरतपुर रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, हाड़ौती एजेंसी, हाड़ौती या टोंक, कोटा और झालावाड़ रेजिडेंसी, ये सारी की सारी यहाँ पर इस एजीजी ने उपभाग बनाए थे। इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपको एक एक करते हुए सबके बारे में लिखवा देता हूं। चलो इसके बाद देखिएगा दूसरा, ये अपनी मेवाड़ रेजिडेंसी हो गई, और दूसरी जो रेजिडेंसी थी वो थी अपने जोधपुर रेजिडेंसी। जोधपुर रेजिडेंसी, और जोधपुर रेजिडेंसी में क्या था इसको देखिएगा। जोधपुर रेजिडेंसी, जोधपुर रेजिडेंसी, जोधपुर रेजिडेंसी में अपने कौन कौन सी रियासतें आती थी देखिए। जोधपुर पूरी आती थी, सिरोही आती थी, और एक ये अपने जैसलमेर। ये तीन मुख्यतः इस जोधपुर रेजिडेंसी में जो है रियासतें आती थी। कौन कौन सी आती थी देखिए। एक तो स्वयं जोधपुर, और इसकी राजधानी भी क्या थी, ये राजधानी नगर था, राजधानी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जोधपुर के शासक को कितने तोपों की सलामी थी, तो जोधपुर के शासक को 17 व 19 तोपों की सलामी। 17 और 19 क्यों लिखा मैंने देखिए। 19 तोपों की सलामी जो थी वो स्थानीय स्तर पर थी। अगर राजा रियासत में ही कहीं जाता है तो 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। अगर राजा रियासत से बाहर कहीं जाएगा तो उसको क्या है 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद यहां पर एक रियासत पड़ती है जैसलमेर, और एक रियासत पड़ती है अपने सिरोही। दोनों बेचारियां छोटी रियासतें थी, इसलिए इनको 15 तोपों की सलामी दी गई थी। तो ये बात भी ध्यान रखना, 15 तोपों की सलामी, दोनों को 15-15, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो जोधपुर का जो शासक था 1857 की क्रांति के समय, जोधपुर का शासक वो था तख्त सिंह। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात करते हैं तो मैक मोशन या मैंक या मोंक मोशन, कुछ भी बोलो लेकिन याद रखना मैंक या मोंक मोशन, ठीक है। तो ये यहाँ का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। ये अपने दूसरा क्या हो गया, जोधपुर रेजिडेंसी। इसको एक बार जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। चलो इसके बाद तीसरा नोट करिएगा। तीसरा, जोधपुर के बाद केवल और केवल दो नाम लिखने हैं आपको, बीकानेर एजेंसी, बीकानेर एजेंसी। और इस बीकानेर एजेंसी में इसकी राजधानी जो थी वो राजधानी रखी गई बीकानेर, और इसमें कोई और रियासत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी थी, बीकानेर ही थी। इसलिए अपने को दूसरी चीजों के बारे में ध्यान नहीं रखना। बीकानेर के शासक के बारे में भी पढ़ेंगे, जब रियासतों में क्रांतिकारी घटना पढ़ेंगे उस समय बीकानेर के शासक के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बीकानेर के शासक ने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। चौथी करनी है अपने को अलवर, अलवर एजेंसी, अलवर एजेंसी। और ये जो अलवर एजेंसी है इसकी राजधानी भी अलवर ही थी, राजधानी अलवर, ठीक है। इन दोनों के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। और अलवर के शासक विनय सिंह जी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, किस प्रकार से वो अछनेरा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों से पराजित हुए थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन जब रियासतों में क्रांतिकारी घटना पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप नोट करिएगा आगे, आगे नोट करिएगा। अच्छा, इनमें मैं बता देता हूँ, सामान्यतः ये बातें पूछी नहीं जाती है, फिर भी बता देता हूँ। इसके शासक को 17 व 19 तोपों की सलामी थी, ठीक है, 17-19। अलवर का शासक है, इसको भी 17 व 19 तोपों की सलामी थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 17-17 याद रख लेना, 19 वाली याद नहीं रखो तो भी चलेगा,
ठीक है, चलो यहाँ पर शायद 15-17 है ना, अलवर वाले में 15 वे 17 तोपे, ये बात ध्यान रखना, 15 वे 17 है ना, हाँ 15-17 ही है, वहाँ 17-19 है, यहाँ पर 15-17 है। इसके बाद देखिएगा अगली जो नंबर कौन सा है अपना, नंबर है नंबर 5। नंबर 5 पे देखिएगा, नंबर 5 पे आप डालिएगा सब भरतपुर, भरतपुर रेजिडेंसी। और इस भरतपुर रेजिडेंसी में कौन कौन सा एरिया आएगा, देखिए सबसे पहले तो इसकी राजधानी लिख देते हैं, इसकी राजधानी रखी गई थी भरतपुर, इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी, भरतपुर। और इस भरतपुर में और कौन कौन से सैल्यूट स्टेट आते थे, तो सैल्यूट स्टेट की बात करें तो इस भरतपुर में जो है एक आता था अपने धौलपुर, और एक आता था अपने करौली। ये दो इस भरतपुर रियासत के अंतर्गत जो है सैल्यूट स्टेट आते थे, भरतपुर रेजिडेंसी के अंतर्गत सैल्यूट स्टेट आते थे। और भरतपुर का शासक है, उसको तो थी 17 वे 19 तोपों की सलामी, 17 वे 19। धौलपुर के शासक को 15 वे 17, और करौली के शासक को सिर्फ और सिर्फ 17 तोपों की सलामी थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। चलो इसके बाद भरतपुर के शासक कौन थे, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक जो थे वो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। इस मॉरिसन का नाम याद रखना, किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान या 1857 की क्रांति के दौरान मॉरिसन यहाँ से जसवंत सिंह के कहने पर आगरा चला जाता है और अपना पॉलिटिकल एजेंट का कार्यभार जो है गुलाब सिंह को सौंप कर जाता है, वो अपन आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना हो गया अपने नंबर 5 भरतपुर रेजिडेंसी। इसके बाद देखिएगा नंबर 6 डालिएगा जयपुर रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी। और इसकी राजधानी कहाँ रखी गई, तो राजधानी आप सभी को विदित है, राजधानी रखी गई थी अपने जयपुर, जयपुर इसकी राजधानी रखी गई। और इसके शासक को भी 17 वे 19 तोपों की सलामी थी, 19 तोपों की सलामी थी, ये बात भी ध्यान रखना। इसके अंतर्गत और कौन सा रियासत आती थी, तो उस रियासत के बारे में आपको ध्यान रखना कि जयपुर के अंतर्गत या जयपुर रेजिडेंसी के अंतर्गत किशनगढ़ आती थी, किशनगढ़ रियासत आती थी। और इस किशनगढ़ को जो है 15 वे 17 तोपों की सलामी थी, 15 वे 17 तोपों की सलामी थी, ये बात भी आप ध्यान रखना। जयपुर के शासक कौन थे उस समय 1857 की क्रांति के समय, तो जयपुर के जो शासक हैं वो राम सिंह द्वितीय थे। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कर्नल ईडन जो है यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, ये कौन सा नंबर था अपने, नंबर 6, तो नंबर 7 डालिएगा। और 7 नंबर पे आप सभी इसको देखिएगा, नंबर 7 नंबर है, यहाँ पर डालिएगा आप हाड़ौती या टोंक रेजिडेंसी। एजेंसी लिख दो, बोले रेजिडेंसी लिख दो, बात एक ही है, एजेंसी। ठीक है, चलो अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ रखी गई, इसकी राजधानी कहाँ रखी गई, तो इसकी राजधानी जो है वो टोंक में ही रखी गई थी, इस हाड़ौती एजेंसी रेजिडेंसी की राजधानी। और इसमें देखा कि इस जो टोंक है, इस टोंक को भी जो है 17 तोपों की सलामी थी, 17 तोपों की टोंक के शासक को। इसके साथ यहाँ पर कौन कौन से और राज्य थे या कौन कौन सी रियासतें इसके अंतर्गत आती थी, तो एक शाहपुर आता था और एक बूंदी, ये दोनों जो है शाहपुर के शासक को 9 तोपों की सलामी थी। हालांकि बाद में जब ये क्रांतिकारियों की मदद करता है तो इनकी तोपों की सलामी शून्य कर दी गई थी, ये बात भी अपने को ध्यान रखना। और बूंदी है,
इसके जो शासक हैं उसको भी 17 तोपों की सलामी थी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, 17 तोपों की सलामी। चलो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। टोंक के शासक के बारे में, शाहपुरा और बूंदी के शासक के बारे में भी अपन बात करेंगे। किस प्रकार से बूंदी के राम सिंह ने क्रांतिकारी और तात्या टोपे की सहायता की थी, और किस प्रकार से लक्ष्मण सिंह शाहपुरा ने जो है क्रांतिकारियों की सहायता की थी। और टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, उसने किस प्रकार से अंग्रेजों की सहायता की। उसका दीवान था मामा मीर आलम खान, किस प्रकार से उसने क्रांतिकारियों की सहायता की। किस प्रकार से वो दिल्ली गए जो बहादुर शाह हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके बारे में जीवन लाल, हसन निजामी और जो मोहम्मद मुजीब हैं, सबके नाटकों के किताबों के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। आगे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे उन चीज़ों पर भी अपन बात करते जाएंगे। इसके बाद नंबर 7 के बाद जो है नंबर 8 देखिएगा, या मैं 17 डाल दिया मैंने, सॉरी। नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 कोटा व झालावाड़ रेजिडेंसी। सिर्फ 2 ही रियासतें थी इसके अंतर्गत, कोटा और झालावाड़। राजधानी इसकी कोटा रखी गई थी, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। इसमें कोटा और झालावाड़ नामक रियासतें थी। और कोटा और झालावाड़ के शासक हैं, इनको 15 व 17 तोपों की सलामी, 15 व 17 तोप, दोनों रियासतों को यही थी, 15 व 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। और कोटा के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय, वो 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे। राम सिंह द्वितीय, देखिए जयपुर का शासक भी राम सिंह द्वितीय था, कोटा का शासक भी राम सिंह द्वितीय था, जबकि बूंदी का शासक सिर्फ राम सिंह था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, वो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और एक नंबर 9 लिख देना, अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी रखी गई थी ब्यावर, इसकी राजधानी थी ब्यावर। और इस ब्यावर को बसाने वाला अगर कोई व्यक्ति था, ब्यावर की स्थापना करने वाला, वो भी बता देता हूं मैं। ब्यावर एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। और ब्यावर भारत का अंतिम शहर जो किसी प्रकोटे के अंतर्गत या अंदर बसाया गया था। प्रकोटे के अंदर बसा भारत का अंतिम शहर ब्यावर था। और यहाँ पर इस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर सीधा किसका नियंत्रण होता था? अंग्रेजों का, और गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित होता था। इस प्रकार से इस एजीजी ने या अंग्रेजों ने राजपुताने के उपभाग बनाए, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और अभी भी अपन देखते हैं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश को राज्यों में विभाजित किया गया। राज्य की हर एक राजधानी है, हर जिला है, संभाग है, तहसील है, पंचायत समिति है, गांव है, वार्ड है, सारा का सारा ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने राजपुताने के ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था या शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर जो है इन उपभागों में विभाजित किया। उपभाग कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। मेवाड़ रेजिडेंसी बनाए, मारवाड़ रेजिडेंसी बनाए, बीकानेर रेजिडेंसी, अलवर रेजिडेंसी, भरतपुर रेजिडेंसी, जयपुर रेजिडेंसी, टोंक हाड़ौती रेजिडेंसी, कोटा झालावाड़, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अपने अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने राजस्थान की सभी रियासतों और ठिकानों को इनके अंतर्गत ले लिया था। ठीक है, देखिए जयपुर रेजिडेंसी में एक नॉन सैल्यूट स्टेट भी आता था। नॉन सैल्यूट स्टेट वो कौन सा था? लावा। लावा हालांकि वर्तमान में टोंक में है, लेकिन उस समय कहाँ था? अपने जयपुर रियासत का हिस्सा था। और अपने यहाँ पर जो अलवर पड़ा था, इसमें नीमराणा, नीमराणा ये नॉन सैल्यूट स्टेट। प्रश्न एक बार पूछा गया था, कौन सा प्रश्न पूछा गया कि जो लावा है वो 1857 की क्रांति के समय किस रेजिडेंसी का नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाना था? तो वो कौन सा था? ये अपने जयपुर का। उसमें अपन करते हैं, ये टोंक वाला नाम आगे ही आया है अपने, ये हाड़ौती और टोंक,
तो अपन लावा को टोंक में मानते हैं, अभी वर्तमान में टोंक में है, इसलिए अपने से गलती होने की संभावना यहाँ पर हो जाती है। इसलिए इस चीज को आप सभी को याद रखना है कि जो लावा जो है नॉन सैल्यूट स्टेट कहाँ पे था, ये जयपुर में था। कुशलगढ़ कब पे था, मेवाड़ में, जबकि नीमराणा जो है वो अलवर एजेंसी के अंतर्गत आता था। ये तो थी अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। अब जब अंग्रेजों ने ये सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर स्थापित कर ली, तो राजा महाराजाओं के खर्चे के ऊपर इसकी सुरक्षा के नाम पर कुछ सेनाएं गठित की। खर्चा कौन करेगा, राजा। सेना किसकी, अंग्रेजों की। रहेगी का राजा की रियासत में। काम किसके लिए करेगी, अंग्रेजों के लिए। खर्चा राजा करेगा। तो अंग्रेजों ने सुरक्षा के नाम पर कुछ सेनाएं गठित की। किन के खर्चों पर, राजाओं के खर्चों पर, रियासतों के खर्चों पर। उन सेनाओं के बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखिए ये सारे की सारी जब ये उपभाग बना दिए गए थे, तो अंग्रेजों ने यहां पर रियासतों के खर्चों पर, रियासतों के खर्चों पर सुरक्षा के नाम पर कुछ सेनाएं गठित की। कुछ सेनाएं गठित की। अब वो सेनाएं कौन कौन सी थी, उनके बारे में अपन ध्यान से देखते हैं। देखिए पहली इन जो अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सेना बनाई थी, वो बनाई थी शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। इस शेखावाटी ब्रिगेड जो है, इसकी स्थापना की गई थी 1835 में। प्रश्न ये भी पूछते हैं सनवाड़ा कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई। इधर कुछ सेनाएं दे देंगे, कुछ ऐसी एजेंसी या रेजिडेंसी दे देंगे जिसकी स्थापना से संबंधित सन दे देंगे, और मिलान करो जैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय, वो मुख्यालय रखा गया था झुंझुनू। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और इसका खर्च कौन करेगा भाई, जो इसका व्यय है, इसका खर्चा कौन उठाएगा, तो इसके ऊपर व्यय करेगी जयपुर रियासत। जयपुर रियासत। तो ये खर्च कौन वहन करेगा इसका, जयपुर रियासत। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पर कंपनी कमांडर कौन था, तो ये बात भी ध्यान रखना, कंपनी कमांडर हेनरी फॉरेस्टर। हेनरी फॉरेस्टर कब था भाई ये हेनरी फॉरेस्टर, तो इसका पहला कंपनी कमांडर हेनरी फॉरेस्टर था। ये ध्यान रखना कि शेखावाटी ब्रिगेड का पहला कंपनी कमांडर कौन था, हेनरी फॉरेस्टर। इसका मुख्यालय झुंझुनू 1835 में स्थापित। व्यय का जो वहन है वो कौन करेगी, जयपुर रियासत। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरी देख लेते हैं अपन, जोधपुर। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन 1835-36 दोनों मिलते हैं सन अपने को। कहीं कहीं पुस्तकों में 1835 भी मिलता है, कहीं 36 भी मिलता है। दोनों सन एग्जाम में एक साथ आते नहीं हैं, अपने को दोनों ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो बनाया गया था एरिनपुरा। एरिनपुरा जो है वर्तमान में पड़ता है पाली में। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और एक नंबर 3 है अपने मेवाड़ बील कॉप्स बटालियन। मेवाड़ बील कॉर्प बटालियन या मेवाड़ बील कॉप्स बटालियन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1941 को की गई। और इसके संदर्भ में एक कथन ध्यान रख, एक तथ्य ध्यान रखना कि 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था आउट्रम। इस आउट्रम ने 1837 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में लिखा कि भाई यहाँ पर बिलों के विद्रोह होने की संभावना है। बिलों के विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए अपने को क्या करनी चाहिए,
भीलों की एक सेना बना दो, मेवाड़ भील कॉर्प्स बटालियन। तो इस आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराणा सरदार सिंह जी को कहा, और सरदार सिंह जी ने फिर महाराणा थे यहाँ पर, और उनके समय 1 जनवरी 1941 को मेवाड़ भील कोर बटालियन की स्थापना हो जाती है। यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ शासक थे मेवाड़ में उस समय महाराणा सरदार सिंह। सरदार सिंह देखिए, जिस प्रकार वर्तमान में सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल, पुलिस बल, उसी प्रकार राजस्थान में अपने जो यहाँ पर राजस्थान में अगर कोई उसका अनुसरण करते हैं, उसी सीआरपीएफ के तर्ज पर अपने यहाँ पर गठन किया गया था मेवाड़ भील कोर। अभी वर्तमान में ये अपना एक कह सकते हैं रिजर्व फोर्स है, राजस्थान पुलिस का रिजर्व फोर्स है। तो ये 3 प्रमुख अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए राजाओं के खर्चे पर, रियासतों के खर्चे पर सेनाओं का गठन किया था। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना। ये तो हो गई सेनाएं। अब राजा अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर कुछ सैनिक छावनियां बनाई। अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या बनाई? सैनिक छावनी, छावनियां। वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सैनिक छावनियां देखिए, सैनिक छावनियां कौन कौन सी बनाई? पहली नसीराबाद, नसीराबाद। दूसरी नीमच। तीसरी देवली। चौथी एरिनपुरा। और 5वीं है ब्यावर। और नंबर 6 है खेरवाड़ा। इनकी वर्तमान लोकेशन भी याद रखना। वर्तमान लोकेशन नसीराबाद की जो है वो अजमेर में है। नीमच की वर्तमान लोकेशन एमपी में है। देवली की टोंक में है। एरिनपुरा पाली में है। ब्यावर स्वयं जिला बन गया अभी वर्तमान में। और खेरवाड़ जो है उदयपुर में। खेरवाड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए, नसीराबाद जो सैनिक छावनी है, इसकी स्थापना 1818 में की गई, और ये उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी। तो सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी, सैनिक छावनी, ये बात भी अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन कौन सी सेनाएं थी? तो नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, कुछ बॉम्बे लॉन्सर्स के भी थे, बॉम्बे लॉन्सर्स। और यहाँ पर और थे पैदल सैनिक, पैदल सैनिक। तो ये ध्यान रखना कि नसीराबाद सैनिक छावनी है, वहाँ पर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे, बॉम्बे लॉन्सर्स के भी सैनिक थे, और वहाँ पर पैदल सैनिक भी थे। नीमच में थे घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सेना थी। और देवली जो है यहाँ पर घुड़सवार और पैदल, घुड़सवार प्लस पैदल सैनिक थे। और यहाँ पर महिदपुर बटालियन थी, महिदपुर बटालियन, महिदपुर बटालियन थी। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। एरिनपुरा, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन थी, जोधपुर लीजियन। और ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी। और खेरवाड़ा में थी अपने एमबीसी मेवाड़ भील कोर बटालियन। इनकी स्थापना के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं। नसीराबाद 1818 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। नीमच जो है इस छावनी की स्थापना 1822 में की गई थी, ये बात भी आप ध्यान रखना। देवली, देवली की स्थापना जो है 1855 ईस्वी में, जो क्रांति से 2 साल बाद, 2 साल पहले 55 ईस्वी में जो है इस देवली जो सैनिक छावनी है इसकी स्थापना की गई थी। और एरिनपुरा, एरिनपुरा जोधपुर लीजन बनाया, उसी समय 1836 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी, 1836 में। मेर रेजिमेंट, ये मेर रेजिमेंट की स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी। और खेरवाड़ा एमबीसी 1841 ईस्वी में। तो स्थापना के संदर्भ में भी आपको ये सन सारे के सारे याद रखने हैं।
ठीक है। और इसके बाद अपन आ जाएंगे 1857 की क्रांति के कारणों के ऊपर। जब कारणों के ऊपर छोटी सी वीडियो है उसके ऊपर, जब छोटा सा पोर्शन है वो, जब कारण अपने समाप्त हो जाएंगे उसके बाद अपन क्रांति की शुरुआत कर देंगे नसीराबाद सैनिक छावनी से। नसीराबाद सैनिक छावनी में क्रांति पढ़ेंगे, नीमच में पढ़ेंगे, देवली में पढ़ेंगे, एरिनपुरा। इन दो में तो छावनी में क्रांतिकारी घटना हुई नहीं, इसलिए इन दो की तो अपन नहीं पढ़ेंगे, ब्यावर और खेरवाड़ा की, क्योंकि हुई नहीं तो क्या पढ़ेंगे। इन चारों में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनमें से भी मुख्यतः इन तीनों में है। ये देवली वाली जो है और नीमच के साथ ही कवर हो जाती हैं। तो इन 3-4 सैनिक छावनियों में क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अपन कोटा में क्रांति पढ़ेंगे। इसके बाद अपन मेवाड़ के शासक का क्रांतिकारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, अंग्रेजों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये सारे के सारे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, ये सारे के सारे, शाहपुरा, जितनी सारे की सारी रियासतें हैं, बूंदी सहित, इन्होंने बीकानेर सहित, इन्होंने जो है किस प्रकार से अंग्रेजों की सहायता की, और वहाँ के कौन कौन से ऐसे शासक या कौन कौन से सामंत थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की, किस प्रकार से तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन होता है, डूंगजी, जवाहर जी और अमरचंद भाटिया के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ अपना ये 1857 की क्रांति वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। आज के लिए जो यह 1 घंटे की क्लास हो गई है, और आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद अपन कल मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।